Hello everyone, welcome back to IS Cafe. My name is Bhuvnesh. In previous lecture, we have covered law of demand, law of supply, market equilibrium. And today we are going to cover these topics. First is types of goods based on income, based on price, based on utility. Okay. Then we will cover elasticity. After that, we will cover Engel's law. Then after it, we will cover saving, investment, and capital formation. These topics we are going to cover today. So first we will start with types of goods based on income. इनकम के बेसिस पे गुड्स कितने तरीके के होते हैं ये हम इस स्लाइड में कवर करेंगे. सो इनकम जो हमने लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था. लॉ ऑफ डिमांड को अगर हम एक्स एंड वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है कि अगर हम एक्स एक्सिस पे डिमांड लेते हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हैं, तो अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम होती है. ओके. तो इस कर्व के अलोंग हमारी मूवमेंट होगी अगर हम बाकी सभी पैरामीटर को कांस्टेंट मानते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि डिमांड जिन जिन फैक्टर पर डिपेंड करती है, चाहे वो प्राइस हो, इनकम हो, मार्केट हो. ओके. देन सोशल सोशल नॉर्म्स है, कल्चर है, एक्सटर्नल इवेंट्स है, बाकी सभी पैरामीटर्स को हम कांस्टेंट मान लेते हैं. और केवल हम प्राइस के रिलेशन में अगर हम डिमांड को देखते हैं तो उसका रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है कि इनवर्सली प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड. ओके. प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड. सो इसका ग्राफ इस तरह से होता है. अगर हम इस ग्राफ में देखते हैं कि हमारे पास अलोंग द ग्राफ मूवमेंट होती है, अलोंग द कर्व मूवमेंट होती है डिमांड और प्राइस. अगर हम प्राइस और डिमांड की मूवमेंट देखते हैं, बाकी सब पैरामीटर कांस्टेंट, तो अगर प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है. तो अलोंग द मूवमेंट, जो अलोंग द कर्व मूवमेंट हो रही है वो तभी होती है जब हम केवल दो पैरामीटर में रिलेशन देख रहे हैं, बाकी सबको कांस्टेंट पकड़िए. अगर हमारे पास थर्ड पैरामीटर जो हम देखते हैं इनकम, अगर इनकम भी वेरिएबल हो जाता है तो ये जो कर्व है उसकी मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड की तरफ होगी. मतलब ये कर्व या तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा या लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा. राइट हैंड साइड में शिफ्ट होना मतलब इनकम बढ़ रही है. मतलब अगर हम इस कर्व को देखते हैं कि अगर हमारा डिमांड कर्व इस तरह से है, यहाँ पे वाई एक्सिस प्राइस है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास डिमांड है और क्वांटिटी है. अगर किसी भी पर्सन की इनकम अभी कांस्टेंट है और इस प्राइस के ऊपर वो सर्टेन क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, सपोज ये क्वांटिटी 20 है, 20 क्वांटिटी अगर उसे 2 रुपए की प्राइस पे मिल रही है तो 20 क्वांटिटी अभी डिमांड कर रहा है. सपोज उसकी इनकम बढ़ जाती है तो प्राइस तो वही रहेगी, प्राइस चेंज नहीं होने वाली, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, वो अब 20 की जगह 30 गुड्स को मांगने लगेगा. ठीक है. तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इसी प्राइस को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो इसकी डिमांड यहाँ पे चली जाएगी. और इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करते हैं तो इस तरह से आता है. तो ये पूरा पूरा कर्व, ये पूरा कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, तो इसको राइट शिफ्ट बोलते हैं. ठीक है. तो जो भी कर्व अगर राइट में शिफ्ट हो रहा है मतलब इसकी इनकम बढ़ रही है. जो सर्टेन मार्केट में किसी भी कमोडिटी की प्राइस कांस्टेंट है और किसी पर्सन की अगर इनकम डबल हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी मांगने लगेगा, डिमांड करने लगेगा. तो जो कर्व है हमारा डिमांड कर्व वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. इसी तरह अगर किसी भी की सैलरी, सपोज लॉकडाउन लगा, कोविड का लगा, काफी लोगों की सैलरी कम हो गई, अगर इस केस में हम देखते हैं किसी की इनकम कम हो जाती है तो यही कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. जो पहले अभी 20 क्वांटिटी डिमांड कर रहा था वो 2 रुपए पे 2 रुपए की अब 10 ही क्वांटिटी डिमांड करेगा. तो इस तरह से जो कर्व की मूवमेंट होती है लेफ्ट और राइट में वो इनकम पे डिपेंड कर रही है. तो इस वाले कर्व के अंदर हम तीन पैरामीटर को स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम डिमांड का इम्पैक्ट देख रहे हैं प्राइस एंड इनकम के साथ में, और बाकी सब पैरामीटर कांस्टेंट है. तो इस इनकम बेस पे गुड्स हमारे पास कितने तरह के होते हैं वो हम अभी इसमें स्टडी करेंगे. तो इसके इनकम बेस पे हमारे पास चार तरह के गुड्स होते हैं. फर्स्ट इज नॉर्मल गुड. नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड वो होते हैं जिनकी अगर इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. जैसे अभी मेरे पास इनकम 100 रुपए थी,
ठीक है। अगर मेरी इनकम 100 रुपये थी और उससे मैं 5 चॉकलेट ले पा रहा था, तो अगर मेरी इनकम यहाँ बढ़ते 200 रुपये हो जाती है, तो मैं इसकी जगह 10 चॉकलेट की डिमांड करूंगा। तो यहाँ पे मेरी डिमांड बढ़ गई है। ठीक है। इनकम के साथ में डिमांड बढ़ जाती है, तो वो हमारी नॉर्मल गुड्स होते हैं। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं, हाई क्वालिटी क्लॉथ्स होते हैं। ठीक है। नॉर्मल गुड्स है, हाउस होल्ड के गुड्स है, वो सब नॉर्मल गुड होते हैं जो हमारे डेली कंजम्पशन पे होते हैं। देन सेकंड इज इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं कि वो इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं। जब तक हमारी इनकम लेवल लो है, तब तक हम उनकी डिमांड कर रहे हैं। जैसे ही हमारी इनकम लेवल बढ़ जाता है, तो हम उसका रिप्लेसमेंट देखते हैं। लाइक हमारे पास राइस की वैरायटी, अलग अलग तरह की राइस की वैरायटी आती है। कुछ टूटे हुए राइस होते हैं, ब्रोकन राइस। ठीक है। उनकी रेट कम होती है, वो 50 रुपए के जी सपोज प्राइस है। और उसके ऊपर हमें बासमती राइस आते हैं सबसे ऊपर, और बासमती राइस की प्राइस 200 रुपीज के जी है। तो जैसे ही किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है, तो वो जो ब्रोकन राइस है वहां से शिफ्ट होकर अ, वो बासमती राइस की डिमांड करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकम बढ़ रहा है, तो उसने एक सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स की जो डिमांड है उसको कम कर दिया, और अनदर टाइप के गुड्स की डिमांड बढ़ा दी। तो जो गुड्स की डिमांड कम हुई है इनकम के साथ में, वो इंफीरियर गुड्स है, वो इंफीरियर क्वालिटी के थे, क्योंकि उस पर लाइक पैसा नहीं था पर्सन के पास में, इसलिए वो उसको गुड्स को ले रहा था। जैसे उसकी इनकम बढ़ी, तो उससे बेटर ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो उसे हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं। एंड आफ्टर दैट, नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इनकम का ज्यादा मतलब इनकम का ज्यादा असर नहीं होता। इनकम बढ़ती है, घटती है, लेकिन उनकी डिमांड लगभग कांस्टेंट ही रहती है। ये होते हैं हमारे डे टू डे के एसेंशियल्स आइटम, लाइक फूड आइटम्स। ठीक है। मिल्क, राइस, व्हीट, जो हम डे टू डे कंज्यूम करते हैं, जिसके बिना हमारी एग्जिस्टेंस नहीं रह सकता। तो वो हमारे बेसिक गुड्स होते हैं, असेंशियल गुड्स होते हैं। तो जो भी एसेंशियल गुड्स हैं, वो हमारे नेसेसरी गुड्स है। उनके ऊपर इनकम का ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इस केस में हम कह सकते हैं इनकम इलास्टिसिटी वो कम है। अगर हम नेक्स्ट हम इसी लेक्चर में इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना याद करके रख लीजिए कि यहाँ पे इलास्टिसिटी उसकी एक तरह से इन इलास्टिक है। जो एसेंशियल गुड्स होते हैं वो इन इलास्टिक होते हैं, वो इनकम का ज्यादा चेंज नहीं होता। नेक्स्ट इज लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स होते हैं लाइक एक तरह से स्टेटस का सिंबल होता है। अगर किसी की इनकम सिग्निफिकेंटली बढ़ती है, तो वो जो लग्जरी टाइप के गुड्स होते हैं, चाहे लेविश कार होती है, लग्जरी कार होती है, या जो हमारे हाई एंड के क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, इस तरह के आइटम वो डिमांड करना स्टार्ट कर देता है। तो ठीक है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड होता है, ज्यादा लोग नहीं करते। मोस्टली लोग नॉर्मल गुड्स की तरफ ही जाते हैं। लग्जरी गुड, जब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम हमारी बढ़ जाती है, तब हम लग्जरी गुड्स की डिमांड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 4 तरह के गुड्स हैं जो हम इनकम के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जो हमारे इनकम के बेसिस पे हम 4 गुड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर इनकम जिस तरह से वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिमांड पे कैसा आ रहा है, उसके बेसिस पे हम 4 तरह के गुड्स को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के अंदर जैसे इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। इंफीरियर गुड्स, इनकम बढ़ती है, डिमांड घटती है। देन नेसेसरी गुड्स, जो असेंशियल गुड्स होते हैं, इनकम बढ़ती है, डिमांड कांस्टेंट रहती है या लगभग बराबर रहती है। देन लग्जरी गुड, इनकम बहुत ज्यादा होती है, तब उसकी डिमांड बढ़ती है। तो इन 4 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन प्राइस। अभी हमने इनकम के बेसिस पे देखा, अब प्राइस के बेसिस पे गुड्स किस तरह का होता है। कि अगर हम ये अगेन हम ये प्लॉट करेंगे डिमांड एंड सप्लाई का। एक्स एक्सिस पे डिमांड, वाई एक्सिस पे प्राइस। डिमांड एंड प्राइस का कर्व अगर हम प्लॉट करते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें हम देखेंगे, अब किसी भी गुड्स की प्राइस बढ़ती है, ठीक है, किसी भी गुड्स की प्राइस बढ़ती है, तो भी उनकी डिमांड बढ़ती है। तो वो इंफीरियर गुड्स होते हैं। ये होते हैं नॉर्मली उस तरह के गुड्स होते हैं जिनमें इनकम बढ़ रही है, साथ में डिमांड भी बढ़ रही है। क्यों? और लेकिन ये होते हैं इंफीरियर टाइप के। लाइक पुअर फैमिली का एग्जांपल लेते हैं। अभी एक फैमिली है जो नॉर्मली 2 टाइम का फूड अफोर्ड कर पा रही है। उसके लिए वो 1 kg राइस लेते हैं, डेली 1 kg राइस वो बाई करते हैं। जैसे ही उनकी राइस की प्राइस थोड़ी बढ़ेगी,
तब भी वो राइस को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, राइस तो उसके एसेंशियल कमोडिटी है। जैसे प्राइस बढ़ती है तो वो उसी जो राइस है उसकी ही की डिमांड बढ़ाएंगे, क्योंकि वो हाई जो प्राइस है उस वो वाला राइस अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इंफीरियर टाइप के गुड्स होते हैं ये। इसमें यह डिमांड जैसे इंक्रीज होती है, प्राइस राइज करती है, जैसे प्राइस राइज करती है उसके साथ में डिमांड भी इंक्रीज होती है। और ये गुड्स होते हैं इंफीरियर टाइप के। जैसा कि मैंने बताया कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस होते हैं, लेकिन ये असेंशियल है उन लोगों के लिए, तो उनको हम गिफिन गुड्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था कि डिमांड जो प्राइस का जो कर्व है वो इस तरह से होता है, लेकिन सर्टेन गुड्स होते हैं जिनमें ये प्रपोर्शनल हो जाता है। जैसे प्राइस बढ़ रही है उसके साथ डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल गुड्स है, इंफीरियर वो सस्ते हैं इसलिए उसको ज्यादा लोग खरीदने लग जाते हैं। सेकेंड इज वेबल एंड गुड्स। वेबल एंड गुड्स होते हैं जो स्टेटस सिंबल होते हैं, इसमें भी यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है उसका डिमांड बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आता है जो सुपीरियर गुड्स होते हैं, लग्जरी गुड्स होते हैं, जो स्टेटस सिंबल है, सोसाइटी में स्टेटस का सिंबल है, वो गुड्स इसके अंदर आते हैं। लाइक अगर लग्जरी कार की बात कर रहे हैं, किसी के अगर प्राइस बढ़ रही है, ऑडी कार लेते हैं हम, ऑडी कार लेते हैं। ठीक है, अगर ऑडी की प्राइस बढ़ती है तब भी एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी उस कार की डिमांड ज्यादा करेगा, क्योंकि स्टेटस सिंबल है। ऐसा ही हमारा आईफोन के साथ होता था। पहले जो हमारे पास आईफोन हुआ करता था, ठीक है, वो आईफोन स्टेटस सिंबल हुआ करता था। लोग कैसे भी करके अरेंज करके, पैसा अरेंज करके, अपने सेविंग्स को ब्रेक करके वो आईफोन लेते थे, क्योंकि वो सोसाइटी में स्टेटस सिंबल हुआ करता था, जो आजकल इतना नहीं है, लेकिन एक टाइम पे वो स्टेटस सिंबल हुआ करता था। तो जैसे उसके आईफोन की प्राइस बढ़ती थी, लोग उसको ज्यादा डिमांड करते थे, क्योंकि एक तरह से स्टेटस सिंबल होता था कि लोगों को दिखा सकते थे कि मेरे पास आईफोन है। ठीक है, तो उस तरह के गुड्स होते हैं वो वेबल एंड गुड्स होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप आईफोन का ले सकते हैं, लग्जरी कार्स का ले सकते हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू उनका ले सकते हैं। वो हमारे लिए यहाँ पे वेबल एंड गुड्स होते हैं। ओके, तो ये दो तरह के गुड्स होते हैं जिन जो हमारे प्राइस के बेस पे होता है, जिनमें प्राइस बढ़ रही है फिर भी उनकी डिमांड बढ़ रही है, प्राइस के साथ उनकी डिमांड बढ़ रही है। नेचुरल जो लॉ ऑफ डिमांड होता है उसमें डिमांड घटती है प्राइस के साथ में। बट ये दो तरह के गुड्स होते हैं जिसमें प्राइस के साथ डिमांड बढ़ती है। ठीक है, एक इंफीरियर टाइप के गुड्स होते हैं जो उनकी जरूरत होती है, उनको कंज्यूम करना ही करना है, रेट बढ़ेगी तब भी वो लोअर साइड में जाएंगे। जैसे सपोज अगर गिवन गुड्स को आप समझना चाहते हैं, सपोज एक फैमिली है जो अभी तीन तरह के राइस है हमारे पास। एक बासमती राइस है 200 kg, ठीक है, एक 100 kg की साइज राइस है मीडियम साइज की, और एक थर्ड है ब्रोकन राइस जो 50 रुपए kg के है। अभी फैमिली ये अफोर्ड कर रही है, ये अफोर्ड कर पा रही है, इन दो तरह के राइस को अफोर्ड कर पा रही है। ये जो मिडिल वाले राइस है वो इससे सुपीरियर है, बट बासमती से इंफीरियर है। ठीक है, जैसे ही प्राइस बढ़ती है, सपोज इनकी प्राइस बढ़ती है, इन सबकी प्राइस बढ़ती है, तो ये जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो पुअर सेक्शन है, मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो इन राइस को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वो नीचे जाके इनकी डिमांड करने लगेगा। ये जो इंफीरियर राइस है उनकी डिमांड करने लगेगा। तो यहाँ पे इंफीरियर राइस राइस है उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जो प्राइस बढ़ रही है उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पे हम उसको गिफिन गुड्स कहते हैं। सेम है जब हम लग्जरी गुड्स की बात करते हैं जहाँ प्राइस का डिमांड बढ़ती है, तो उसको हम वेबल गुड्स कहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको जो टाइप्स ऑफ गुड्स है बेस्ड ऑन इनकम, बेस्ड ऑन प्राइस, दोनों क्लियर हो गएंगे, दोनों डिफरेंस क्या है। जो हम टाइप्स ऑफ गुड्स देख रहे हैं ऑन इनकम बेसिस, उसमें हम प्राइस एंड डिमांड्स कर्व को देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू इनकम वेरिएशन, कि इनकम बढ़ती है तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा, इनकम घटती है तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा। इनकम बढ़ती है तो ग्राफ राइट में शिफ्ट हो रहा है, इनकम घटती है तो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने गुड्स को क्लासिफाई किए। नॉर्मल गुड्स थे, ठीक है, इंफीरियर गुड्स थे, लग्जरी गुड्स थे, जो असेंशियल गुड्स थे, जो नेसेसरी गुड्स थे। ये चार तरह के गुड्स हमने बेस्ड ऑन इनकम क्लासिफाई किए। एंड सेकंड, बेस्ड ऑन प्राइस, प्राइस के बेसिस पे हमने दो तरह के गुड्स डिफाइन किए, जहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है। उसमें दो तरह के गुड्स होते हैं, एक तरह इंफीरियर टाइप के गुड्स हैं जो अफोर्डेबिलिटी पे आता है कि अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके जो लोअर जो इंफीरियर गुड्स है
उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, सेकंड टाइप का है वेवलेंट गुड्स, जिसके अंदर वो एक स्टेटस सिंबल होता है, लग्जरी गुड्स होते हैं। उसको जैसे प्राइस बढ़ती है उसका उसकी डिमांड बढ़ने लग जाती है, क्योंकि सोसाइटी में स्टेटस सिंबल है कि अपना स्टेटस अच्छा दिखाने के लिए लोग वो महंगे आइटम खरीदने स्टार्ट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रोड्यूसर, कि जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो हमारे पास ओवरऑल गुड्स है उनका प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, कौन उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बेसिस पे हम जो गुड्स है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, तीन तरह की इकोनॉमी होती है। एक तो सोशलिस्ट होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक कैपिटलिस्ट होती है, एक मिक्स्ड होती है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट प्लेयर्स का मेजर रोल होता है। ठीक है, सोशलिस्ट में जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट है उसका मेजर रोल होता है। एंड मिक्स इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों को मतलब हैंड ऑन इक्वल रोल होता है। गवर्नमेंट उसका फैसिलिटेटर का काम करती है, रेगुलेट करती है, पॉलिसी बनाती है, जिससे प्राइवेट सेक्टर उस इकोनॉमी में रूम हो सके और इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। सो यहाँ पे भी हम गुड्स को भी उसी तरह से देखेंगे। एक प्राइवेट गुड्स है जो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, एक पब्लिक गुड्स है जो पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, प्राइवेट गुड्स होते हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल और फर्म्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो प्रोड्यूस कर रही है वो प्राइवेट गुड्स है। उनकी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास में। उनका मोटिव होता है प्रॉफिट, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इनका मोटिव होता है प्रॉफिट। इनका प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। तो ऐसे गुड रिवाइवल और एक्सप्लोडेबल होते हैं। रिवाइवल का यहाँ पर मतलब क्या है और एक्सप्लोड का मतलब क्या है? ओके, एक्सप्लोडेबल मतलब होता है कि अगर एक गुड हमारे पास है, कोई एक प्रोडक्ट है, अगर उसकी डिमांड एक बंदा करता है तो वो दूसरे बंदे के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मेरे पास एक चॉकलेट है, एक फैक्ट्री पे एक चॉकलेट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, ये 10 रुपए की है। अगर कोई बंदा इसको 10 रुपए दे के खरीद लेता है, ठीक है, तो जो सेकंड बंदा है उसको ये गुड्स नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये एक्सक्लूडेबल है, एक्सक्लूड कर दिया उस सेकंड बंदे को यहाँ से। रिवाइवल है कि अगर हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जो उसका कंज्यूम कर रहे हैं तो खत्म हो जाता है एक तरह से, जो एक्सक्लूडेबल है। एंड सेकंड तरह के हमारे पास जो गुड्स है वो पब्लिक गुड्स होते हैं। पब्लिक गुड्स किस तरह से होते हैं? पब्लिक गुड्स होते हैं जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। लाइक सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं रोड, हाईवेज, रेलवेज, ये गवर्नमेंट के गुड्स है, गवर्नमेंट इसमें फैसिलिटेट करती है। तो ये सबके लिए ओपन है, कोई भी रेलवे की टिकट बुक कर सकता है, कोई भी रोड पे चल सकता है। ठीक है, कोई भी अपना व्हीकल रोड पे लेके जा सकता है, उस पर किसी के ऊपर लाइक कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इस तरह के गुड्स होते हैं, वो नॉन राइवल होते हैं। ठीक है, नॉन राइवल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, मतलब ये सबके लिए अवेलेबल है। अगर सड़क पे एक गाड़ी जा रही है तो ऐसा नहीं कि दूसरी गाड़ी नहीं जा सकती, सेम टाइम दूसरी गाड़ी भी जा सकती है। तो नॉन एक्सक्लूडेबल है कि उसको जो सेकंड बंदा है उसको एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, बेस्ड ऑन जब प्रोड्यूसर कौन उसको प्रोड्यूस कर रहा है इकोनॉमी में, या प्राइवेट सेक्टर कर रहा है या गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, सेम तरह जो हमने इकोनॉमी की बात की थी, तीन तरह की इकोनॉमी होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, गवर्नमेंट होती है लेकिन प्राइवेट सेक्टर उस इकोनॉमी में डोमिनेट करता है, वो मार्केट जो फोर्सेस है उनको ड्राइव करता है। ठीक है, और जैसे नॉन राइवल मतलब इसमें यहाँ पे होता है कंपटीशन नहीं होता। यहाँ पे हमने जैसे पब्लिक गुड्स में हमने बोला नॉन राइवल, यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता। जैसा एयर है, एयर है, अगर एक ले रहा है तो दूसरे के लिए वो बंद नहीं हो रहा रास्ता, दूसरा भी आके ले सकता है। ठीक है, अवेलेबल है, उसमें दो में कंपटीशन नहीं है कि एक ज्यादा पैसा देके ले लेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये है, राइवल है दोनों में, राइवलरी दोनों के अंदर है कि मतलब एक चॉकलेट है और दो हमारे पास बायर्स है, तो इन दोनों में कंपटीशन है, हुआ जो ज्यादा पैसा देगा उसको वो चॉकलेट मिल जाएगी। तो यहाँ पे राइवलरी होती है। जबकि जो पब्लिक गुड्स होते हैं उनमें राइवलरी नहीं होती, सबके लिए इक्वली अवेलेबल है वो। ऑक्सीजन है, पार्क्स है, जो गवर्नमेंट पार्क्स बनाती है वो सबके लिए ओपन रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक ने एंट्री कर ली तो दूसरे के लिए तो ओपन नहीं होगा। वहीं अगर हम जैसे इमेजिका की बात करते हैं, वाटर पार्क है एक,
जो प्राइवेट ओन्ड है, तो उसमें लिमिटेड होता है कि 500 लोग ही जा सकते हैं। और 500 लोग जा सकते हैं तो वो जो ज्यादा पैसा देके 500 लोग होंगे वो जा पाएंगे। बाकी जो अगर 500 के अंदर एक्स्ट्रा एक आधा बंदा भेजना पड़ेगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये प्राइवेट गुड्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी, कि हमारी यूटिलिटी क्या है, जो हम गुड्स ले रहे हैं उसको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। ये जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है कि सोसाइटी में हम गुड्स को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब जैसे इंडियन सोसाइटी है, अब हम हमारी इंडियन सोसाइटी में हम एल्कोहल को, टोबैको को सही नहीं समझते। जो एल्कोहल कंज्यूम करता है वो एज ए पर्सन हम सही से ट्रीट नहीं करते कि वो अच्छा आदमी है। ठीक है, हम बैड हैबिट्स में मानते हैं। तो इस तरह के गुड्स को हम बोलते हैं डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स होते हैं जिसको जिनके मेरिट नहीं होती, जिसको प्रमोट करने की किसी की इच्छा नहीं होती, लाइक सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे गवर्नमेंट में भी आप देखोगे तो जो डीमेरिट गुड्स होते हैं उसके ऊपर मैक्सिमम टैक्स होता है। ठीक है, जो हम डीमेरिट गुड्स ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम टैक्स होता है। गवर्नमेंट लगाती है 28% टैक्स लगाती है एल्कोहल पे, टोबैको पे, ताकि लोग इसको कंज्यूम करने से डिस्करेज हो। जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड घटेगी, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जो अगर प्राइस बढ़ती है और डिमांड घटती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटती जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है, मान लो 28% से उसको 40% पे टैक्स हो जाती है, तो जो ओवरऑल सिगरेट है, एल्कोहल है, उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, प्राइस बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जो लोअर सेक्शन वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मिडिल सेक्शन है जो 10 सिगरेट कंज्यूम कर रहा था वो 5 ही सिगरेट कंज्यूम करेगा। तो इस तरह से उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये डीमेरिट गुड्स है। डीमेरिट गुड्स को प्रमोट करने के, डी प्रमोट करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट उस पर हायर टैक्स लगाती है। इसके दो यूज हो सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू अच्छा मिलता है, जितना एल्कोहल पे और टबैको पे टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो इसको लेने से डिस्करेज होंगे। ठीक है, इससे ऊपर होता है मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स जो सोसाइटी में मतलब अच्छे माने जाते हैं, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है। ये रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की कि सबको अच्छी हेल्थ केयर मिले, सबको अच्छी एजुकेशन मिले। तो इस तरह के गुड्स होते हैं वो मेरिट गुड्स होते हैं। इसको गवर्नमेंट प्रमोट करती है, सोसाइटी प्रमोट करती है। ठीक है, तो गुड्स विद पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वो मेरिट गुड्स होते हैं। विद नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वो हमारे डीमेरिट गुड्स होते हैं। तो मुझे लगता है यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि यूटिलिटी के बेस पे गुड्स कितने तरह के होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, या मैं वापस इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं। एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने एग्जांपल दिया था। अगर हम टी लेते हैं एंड कॉफी लेते हैं, ठीक है, टी और कॉफी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इंडियन सोसाइटी में हम कोई ना कोई ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, हॉट ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, या तो टी करेंगे या कॉफी करेंगे। जो हमारे लिए अफोर्डेबल होगी वो हम कंज्यूम करेंगे विद हमारे टेस्ट। हमारा टेस्ट क्या है, अगर मान लो सपोज दोनों की प्राइस लगभग मोर सेम है और स्टेबल है, तो हम एक सर्टेन रेशियो में टी एंड कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं। सपोज अब टी की प्राइस यहाँ पे बढ़ जाती है, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होती है टी की, तो उसकी डिमांड है वो डिक्रीज करने लग जाएगी, उसकी डिमांड घटती जाएगी। और जो इंडियन सोसाइटी में लोगों को एक हॉट ड्रिंक कंज्यूम करनी है, ठीक है, इसके लिए वो टी का ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे कि इसके लिए कौन सा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो इजी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वो कॉफी। तो अगर टी की प्राइस बढ़ती है, टी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड घटेगी, डिमांड घटती है तो कॉफी की प्राइस डिमांड बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, जिसमें हम टी को सब्स्टिट्यूट कर दिया कॉफी से, क्योंकि यहाँ पे टी की प्राइस बढ़ गई, जो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उसका ऑल्टरनेट ढूंढना स्टार्ट करते हैं। उसका ऑल्टरनेट हमें कॉफी मिलता है और हम वो कॉफी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, इससे कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है। तो एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है, तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम देखते हैं टी एंड शुगर। अगर हम ये दो लेते हैं तो सपोज अगर टी की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, टी की डिमांड बढ़ जाती है, चाहे तो वो प्राइस
कम हो रही हो, या वहाँ पे लोगों का टेस्ट बदल बदल गया हो, या सीजन बदल गया हो, जैसे विंटर आ गया है, समर में कम टी कंज्यूम कर रहे हैं, विंटर में ज्यादा टी कंज्यूम कर रहे हैं ड्यू टू कफ एंड ऑल। तो कैसे भी करके किसी भी फैक्टर की वजह से अगर टी की डिमांड बढ़ती है, तो टी के अंदर शुगर इज असेंशियल कंपोनेंट, तो टी की डिमांड बढ़ती है तो शुगर की भी डिमांड यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हैंड ऑन, दोनों हैंड ऑन हैंड चल रहे हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो इस तरह से दोनों का साथ साथ मूवमेंट हो रहा है, साथ साथ मूवमेंट हो रहा है अप एंड डाउन, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। तो बेस्ड ऑन द रिलेटेड गुड्स, ये दो गुड्स पे क्या रिलेशन है उसके बेसिस पे हम अगर गुड्स को डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड, सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जो मैंने बताया टी एंड कॉफी, एक एग्जांपल मैंने पहले एक्सप्लेन किया। सेकंड इज बटर एंड मार्गरीन, जो हम बटर के ऊपर बटर और उसको सेकंड स्प्रेड की तरह यूज करते हैं, वो होता है कॉक एंड पेप्सी। दोनों सिमिलर ड्रिंक्स होती है, ठीक है। अगर कॉक की प्राइस बढ़ती है तो हम पेप्सी ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह ट्रेन और बस, अगर ट्रेन का फेयर ज्यादा बढ़ता है, ये ट्रेन बस और एयर फेयर भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, जो एयरवेज है उसको भी देख सकते हैं। अगर ट्रेन का फेयर बढ़ रहा है तो हम बस के ऑल्टरनेट पे जाएंगे, कि बस हमारा ऑल्टरनेट ऑप्शन होगा। अगर बस और ट्रेन का फेयर बढ़ रहा है, और अगर फ्लाइट का फेयर हमें कम लग रहा है, तो हम फ्लाइट पे जाएंगे, जो हमारे चीपेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में ऑल्टरनेट। अगर ट्रेन का फेयर बढ़ता है तो हम बस की तरफ जाएंगे, बस का फेयर बढ़ता है तो हम ट्रेन की तरफ जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर हम देखेंगे जो पीनट बटर है या जेली है, ठीक है, ये दोनों है, दोनों एक साथ यूज होते हैं सैंडविच के अंदर, ठीक है। अगर ये सैंडविच कर रहे हैं तो एक साथ यूज हो रहे हैं, अगर ब्रेड के ऊपर स्प्रेड की तरह यूज कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम केवल एक को यूज करना चाहते हैं, किसी फैमिली में केवल एक ही स्प्रेड को यूज करना चाहते हैं, या तो पीनट बटर या जेली, तब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएंगे। अगर हम सैंडविच में दोनों को यूज करना चाहते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे। सेकंड बेस्ट एग्जांपल इज कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। अगर कोई हम लैपटॉप खरीदते हैं, तो हमें उसमें विंडोज की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, विंडोज विंडोज या लाइनेक्स, ठीक है, उबंटू, जो भी हमारे पास जो उसका सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे हम मोबाइल लेते हैं, मोबाइल का हार्डवेयर, उसके अंदर हमें पास जो सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड हुआ या आईओएस हुआ एप्पल फोन में, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, उसके बिना फोन चल ही नहीं सकता। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। थर्ड इज टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, ठीक है। टूथब्रश का कोई यूज नहीं विदाउट टूथपेस्ट, या टूथपेस्ट का कोई यूज नहीं विदाउट टूथब्रश, तो ये दोनों हैंड ऑन हैंड चलते हैं, दोनों बराबर चलते हैं। प्रिंटर एंड प्रिंटर इंक, ठीक है, प्रिंटर के अंदर विदाउट इंक कोई यूज नहीं है प्रिंटर का। प्रिंटर अगर हमने खरीदा है तो उसमें हमें इंक कार्ट्रेज लेना पड़ेगा, विदाउट इंक कार्ट्रेज कुछ नहीं हो सकता। तो ये दोनों रिलेटेड गुड्स है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है कि हम दो वेरिएबल लेते हैं, किसी कमोडिटी में एक वेरिएबल अगर वेरी करता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या पड़ता है, उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी मतलब जैसे रबड़ बैंड होता है, किस तरह से हम एक्सपेंड कर पा रहे हैं, कितना इलास्टिक हो रहा है, कितना वो उस फॉर्म में आ रहा है। अगर हमने उसे 1 kg का फोर्स लगाया, दोनों तरफ 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो उसमें एक्सपेंशन कितना हो रहा है। अगर उसमें 1 मीटर का एक्सपेंशन हो रहा है, उसमें आधा मीटर एक्सपेंशन हो रहा है, उसमें 2 मीटर का एक्सपेंशन हो रहा है। ये रबड़ लिया, अगर उसमें हम 1 न्यूटन का फोर्स दोनों तरफ लगाते हैं और वो 1 मीटर एक्सपेंड हुआ, तो इलास्टिक है, रबड़ इज मतलब मोर इलास्टिक। ऐसे ही अगर हम लेते हैं, रोप लेते हैं, रस्सी लेते हैं, रस्सी को हम दोनों तरफ से 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, हो सकता है वो आधा मीटर ही जाए, ठीक है, तो वो कम इलास्टिक होगी। तो इस तरह से हम इलास्टिसिटी देखते हैं कि अगर हम एक पैरामीटर को वेरी करते हैं तो दूसरे पैरामीटर पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी इज दैट चेंज इन क्वांटिटी of demand or supply upon percentage change in price और डिमांड इनकम। तो हमने जो वेरिएबल ली है यहाँ पे लिया प्राइस और इनकम। प्राइस बढ़ती तो कैसे हमारी डिमांड सप्लाई पे फर्क आएगा, कैसे रिएक्ट करेगी। ऐसे ही अगर इनकम हमारी बढ़ती है घटती है तो हमारी डिमांड सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आएगा, किस तरह से वो रिएक्ट करती है। जो इंक्रीज इनकम है, इंक्रीज प्राइस है, या डिक्रीज इनकम है, डिक्रीज प्राइस है, उसका कैसे वो रिएक्ट करती है, वो हमारी इलास्टिसिटी होती है। नाउ टाइप ऑफ इलास्टिसिटीज क्या है इकोनॉमी में, वो हम अब डिस्कस करेंगे। 4 तरह की
इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हम देखेंगे प्राइस का इम्पैक्ट डिमांड पे, कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, प्राइस घटती है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, सेकेंड इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर प्राइस वेरी करती है, प्राइस इंक्रीज करती है तो डिमांड इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, प्राइस डिक्रीज कर रही है तो डिमांड इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, ये हम रिलेशन में स्टडी करेंगे। एंड थर्ड इज इनकम इलास्टिसिटी, मतलब किसी लाइक पर्सन की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड, जो गुड्स एंड सर्विस वो डिमांड कर रहा है, उसकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, या किसी की इनकम घटती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है घटती है, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फोर्थ इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, इसमें हम दो रिलेटेड गुड्स में रिलेशन देखेंगे कि एक गुड की डिमांड बढ़ती है तो सेकंड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है घट रही है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हम देखेंगे कि हाउ क्वांटिटी डिमांडेड रेस्पॉन्स टू प्राइस, जो मैंने एक्सप्लेन किया कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि हमारे पास 1% प्राइस चेंज हुई तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उस पर कितना परसेंट चेंज आया। ऐसे सप्लाई में देखेंगे, सप्लाई में हाउ मेनी क्वांटिटीज सप्लाइड वर्सेस प्राइस चेंज। देन नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है कि हमारी इनकम के अकॉर्डिंग कैसे हम डिमांड वेरी कर रही है। और क्रॉस इलास्टिसिटी में हम दो अलग अलग गुड्स देखते हैं, गुड ए एंड गुड बी। इन दो गुड्स में हम रिलेशन देखते हैं किस तरह से वो लाइक वेरी कर रहा है, एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है। अब इनको एक एक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने जैसे बताया आपको कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सपोज अगर हम इसको पी टी डी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम चेक देखते हैं। सपोज अब किसी कमोडिटी की प्राइस 5% बढ़ जाती है। ठीक है, अगर उसकी प्राइस 5% बढ़ती है और उसकी डिमांड भी 5% बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी डिमांड भी 5% बढ़ जाती है, तो ये एक आता है। तो यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 है, यूनिटरी है। और अगर ये यही डिमांड बढ़ के 6 की हो जाती है तो ये ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन 1 आ जाती है, कि एक से बढ़कर है, तो ये मोर इलास्टिक है। प्राइस जैसे बढ़ी उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड है वो और बढ़ गई है। यहाँ पे देखो हम इसको मॉडुलस में लेते हैं, इसको हम मॉडुलस में लेते हैं कि हम इसका पॉजिटिव फॉर्म में देखेंगे कि 5% अगर इसकी प्राइस बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड है वो 6% माइनस हो गई, गिर गई है। ठीक है, तो यहाँ एक से ऊपर आ रहा है, इसका मॉडुलस लेते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में लेंगे तो इसका एक से ज्यादा आ रही है। यहाँ पे एक से ज्यादा आ रही है तो मोर इलास्टिक है, मतलब थोड़ा सा भी अगर प्राइस घटता है तो उसका जो डिफरेंस आ रहा है डिमांड के ऊपर, जो इफेक्ट आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर किसी भी कमोडिटी की, अगर मोबाइल फोन की प्राइस 10% गिर जाती है और उसकी डिमांड 20% बढ़ जाती है इस वजह से, तो वो बहुत ज्यादा इलास्टिक हो गया। और ऐसे ही अगर किसी मोबाइल की प्राइस 10% गिर जाती है फिर भी उसकी डिमांड 5% ही बढ़ती है तो वो बहुत कम इलास्टिक होगा। और अगर किसी मोबाइल की प्राइस 10% गिरती है और उसकी डिमांड भी 10% बढ़ती है तो वो यूनिटरी इलास्टिसिटी होगी ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी किस तरह से वर्क करती है। नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई कैसे रिएक्ट कर रही है, जो हम क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं वो प्राइस के अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट कर रही है। जैसे मैं हमने सप्लाई का मैंने आपको बताया था, सप्लाई का मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारी प्राइस है और जो हमारी सप्लाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हमारी प्राइस बढ़ेगी तो हम सप्लाई ज्यादा ज्यादा करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट मोटिव बढ़ जाएगा, प्रॉफिट वहां पे मार्जिन बढ़ रहे हैं तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्राइस पे हमें हाई प्रॉफिट मिल रहा है। हमारी इनपुट कॉस्ट लगभग मॉडल सेम है, लेकिन मार्केट में शॉर्टेज की वजह से प्राइस बढ़ गई है। उस शॉर्टेज को हम पूरा करेंगे एडवांटेज लेने के लिए, इंक्रीज प्राइस का ज्यादा प्रॉफिट के लिए, तो वो हमारा सप्लाई बढ़ा देगा। तो इस तरह अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगर इसको हम देखते हैं तो अगर हमारी प्राइस 5% से बढ़ती है, ठीक है,
और हमारी इसकी वजह से हम सप्लाई 10% बढ़ाते हैं, 10% बढ़ा देते हैं, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, तो हमारा मोर इलास्टिक होगा। और ऐसे ही अगर लेस देन 1 आ जाता तो लेस इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 5% यहाँ पे देखते हैं, हम 15% हमारी प्राइस बढ़ गई है, किसी भी कमोडिटी की 15% प्राइस बढ़ गई है, और उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई केवल 10% ही बढ़ी है, तो वो कम इलास्टिक होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो लो मार्जिन प्रोडक्ट हो, इसलिए उसके हम सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, प्राइस बढ़ने के बावजूद हम उसकी सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि हो सकता है वो लो मार्जिन प्रोडक्ट हो, इसलिए ये लेस इलास्टिक हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंपेरिजन कर सकते हैं कौन सा ज्यादा इलास्टिक हो है, कौन सा कम इलास्टिक है। नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हमारा इनकम के साथ डिमांड किस तरह से इफेक्ट आ रहा है। अगर किसी भी पर्सन की डिमांड बढ़ती है, मतलब किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ जाती है, तो हम यहाँ पे वाई ई डी लेते हैं, जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अगर उसको हम स्टडी करते हैं, तो सपोज किसी की 10% इनकम बढ़ जाती है, या नीचे हम इनकम ले रहे हैं, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम यहाँ पे ले रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो ये नीचे है जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 10% है, वो इनकम है। अगर उसके अकॉर्डिंग हमारी डिमांड हम 20% बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आ जाता है, तो हमारी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा हो गई यहाँ पे। ठीक है, कि जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ी, हमने वहां पे ज्यादा ज्यादा गुड्स मांगना, डिमांड करना स्टार्ट करते, तो हमारी इलास्टिसिटी 1 से ऊपर आ गई, तो यहाँ मोर इलास्टिक होगा वो। इसी तरह अगर हमारी डिमांड, हमारी सैलरी बढ़ती है, और अगर हम इसको यहाँ पे 5% ही रखते हैं, सपोज ये 5% ही होता है, अगर ये 5% रहता है, तो यहाँ पे 1 से कम आ जाती है, 1 से कम आती है अगर इलास्टिसिटी, मतलब ये लेस इलास्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। अब ये जो मैंने रिलेटेड गुड्स बताया आपको, ये कॉन्सेप्ट वहां पे लगेगा, कि सपोज अगर हम एक्स ईडी लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं टी एंड कॉफी का, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। अगर टी एंड कॉफी को हम देखते हैं, ठीक है, अगर टी की प्राइस बढ़ रही है, यहाँ पे गुड ए हमारे पास टी है और गुड बी हमारे पास कॉफी है। ठीक है, अगर टी की प्राइस बढ़ती है, टी की प्राइस बढ़ती है, डिनोमिनेटर में प्राइस है, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी, गुड बी की प्राइस में जो बढ़ रहा है, ये घट रहा है, उसका गुड ए की क्वांटिटी, जो सप्लाई है और डिमांड है, उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो हमारा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं कॉफी, कॉफी की अगर मान लो प्राइस बढ़ जाती है, कॉफी की प्राइस बढ़ती है, सपोज यहाँ पे हम साइन के साथ देखेंगे, अगर इसकी प्राइस बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है, ठीक है, तो अगर टी के हम देखते हैं यहाँ पे, तो इससे कॉफी की प्राइस बढ़ रही है, तो हमारे पास टी की प्राइस भी बढ़ जाती है। क्यों? टी की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, कॉफी की प्राइस बढ़ रही है, तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, कॉफी की डिमांड कम हो जाए, तो उसका सब्स्टिट्यूट हम देखेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट हमें टी मिला, तो टी की डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉफी की प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड कम हुई, और उसकी वजह से टी की डिमांड बढ़ गई है, तो यहाँ पे हम देखते हैं टी की डिमांड बढ़ गई है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, मान लो 10% टी की डिमांड बढ़ गई, तो ये पॉजिटिव है। यहाँ पे प्राइस हम देखें, तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों होंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे, जिसको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेंगे, ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करें। इसी तरह हम देखते हैं, अगर टी एंड शुगर को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम गुड ए लेते हैं शुगर, गुड बी अगर हम लेते हैं टी, अगर टी की प्राइस बढ़ती है, अगर यहाँ की इसकी प्राइस बढ़ती है, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो यहाँ डिनोमिनेटर में हम लेंगे गुड्स की प्राइस, प्राइस यहाँ पे बढ़ रही है, 10% बढ़ गई सपोज, तो इसकी वजह से यहाँ टी की डिमांड कम हो गई, टी की डिमांड होगी, तो शुगर की भी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि शुगर की असेंशियल कंपोनेंट फॉर टी, तो इसकी भी डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी प्राइस बढ़ रही है, तो यहाँ पे माइनस टेन हो गया, कि 10% इसकी डिमांड कम हो गई, तो यहाँ पे जो साइन देखेंगे वो नेगेटिव आ रहा है, दैट इज नेगेटिव। तो ये हमारे हो गए हैं ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक कमोडिटी का दूसरी कमोडिटी पे कैसे इफेक्ट आ रहा है, एक कमोडिटी की प्राइस का दूसरी कमोडिटी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी होती है।
एक की प्राइस बढ़ रही है घट रही है तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड पे क्या फर्क आ रहा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अभी तक हमने गुड्स देख लिए, लॉ ऑफ डिमांड देख लिया, लॉ ऑफ सप्लाई देख लिया। अब हम बेसिक जो कोर इकोनॉमी है उसमें जाने की देख रहे हैं, क्योंकि इसका हम जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे वो हम देखेंगे जीडीपी। जीडीपी में इन सब कॉन्सेप्ट का यूज आएगा, क्योंकि हम उसमें सेविंग्स देखेंगे। सेविंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इन्वेस्टमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैपिटल फॉर्मेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जीडीपी फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले क्या होता है, सेविंग। सेविंग्स होता है कि अगर किसी भी पर्सन की सैलरी 100 रुपी है और उसमें वो मंथली एक्सपेंडिचर जो करता है 30 रुपए का, जो हाउस होल्ड गुड्स सर्विसेज को कंज्यूम करता है उसके लिए जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, जो मंथली एक्सपेंडिचर, सपोज के 30 रुपीज एक्सपेंडिचर है, बैलेंस होता है 70 रुपीज बच रहे हैं, तो वो उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है, वो अपने फ्यूचर के लिए उसको सेव करके रखेगा। तो अगर वो फ्यूचर के लिए उसको सेव करके रखता है उसको हम सेविंग बोलते हैं। सेविंग का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, ठीक है। वो सेविंग अकाउंट में रह सकता है, वो कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, एफडी में इन्वेस्ट कर सकता है, बैंक में इन्वेस्ट कर सकता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है। अलग अलग फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट के 1000 वे है, ठीक है। ब्याज पे दे दिया, इंटरेस्ट पे दे दिया किसी को लोन, उससे वो इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। तो वो इन सभी जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के, उनमें इन्वेस्ट कर सकता है। और ये दोनों जो सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों इकोनॉमी में सर्कुलेट होती है, जो कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम सेविंग में हम जो 70 रुपए है, ये 70 रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट कराए, ठीक है। किसी भी बैंक में जाके हमने ये 70 रुपीज डिपॉजिट कराया। अब बैंक उस 70 रुपीज का क्या करेगा, आपको 4% इंटरेस्ट दे देगा, ठीक है। 70 पे 4% इंटरेस्ट दे दिया, तो बैंक का तो आउटगो चला गया, आपका पैसा रख भी रहा है, वो 4% आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है। तो बैंक को तो मतलब लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या करेगा बैंक, तो बैंक इसके ऊपर अर्निंग करना चाहता है, तो बैंक यहाँ पे क्या करेगा, इस 70 रुपीज को एज ए फॉर्म ऑफ लोन, लोन के फॉर्म में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, हाउस जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो रिटेल कंज्यूमर है, जैसे आपके होम लोन होता है, कार लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, उनमें दे सकता है। या बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको लोन दे सकता है फैक्ट्री लगाने के लिए। तो यहाँ पे आपको 4% इसमें बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, यहाँ पे वो 10% के ऊपर होम लोन दे दिया, तो यहाँ पे बैंक ने 6% इंटरेस्ट कमा लिया। तो इसमें जो कैपिटल है वो 70 रुपीज, वो आपकी है, वो बैंक की कैपिटल नहीं है। बैंक ने आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कमाया है और आपको 4% रिटर्न दिया है, तो बचा हुआ 6% रिटर्न अपने पास रख लिया है। उस 6% रिटर्न में वो अपने सारे एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड करता है, जो उसके स्टाफ की सैलरी है, लोन के कलेक्शन का है, उनका मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट है, या इनमें जो एनपीए बनते हैं, जो लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं, उनका लॉस है। वो सबको माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है बैंक का, हो सकता है 2 से 3% ही आए, लेकिन बैंक ये 2 से 3% जो रिटर्न कमा रहा है वो आपके पैसे पे कमा रहा है। तो इस तरह जो आपकी जो सेविंग है 70 रुपीज, वो इकोनॉमी में वापस सर्कुलेट हो गई एज अ फॉर्म ऑफ लोन। तो जैसे ही आपने 70 रुपए बैंक में डाला, वो 70 रुपए बैंक ने लोन के फॉर्म में इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया, उसने वहां पे अपनी फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगाई तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट दिया, वहां पे लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो लेबर लेके आए, वहां मशीन की रिक्वायरमेंट थी तो मशीन खरीदी, जिसने मशीन खरीदी खरीदी उसकी वहां पे मशीन की डिमांड बढ़ा दी, उसको ज्यादा ज्यादा मशीन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है, आप देखोगे कि आपके 70 रुपए की वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। आपके जो 70 रुपए डिपॉजिट किया, वो बैंक ने लोन दिया, उस 70 रुपए के लोन से हमने नई फैक्ट्री भी लगा दी, नई मशीनें लाए तो मशीनें लेके आए तो उसकी डिमांड बढ़ गई। हमने वहां पे लेबर हायर की तो लेबर्स को हमने वेजेस दिए तो उनको एम्प्लॉयमेंट दिया, तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पे को भी हमने कम किया। फिर फैक्ट्री से हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, वो हमने मार्केट में सप्लाई की, तो हमने जो मार्केट में जो डिमांड थी उसको भी हमने कैटर किया, उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कमाया, ठीक है, उस पर प्रॉफिट कमाया। हमने 10 रुपए का गुड प्रोड्यूस किया, मार्केट में 20 रुपए बेचा बेचा, तो हमने 10 रुपए वहां पे कमाए। देन उसके बाद में हमने जीडीपी में जो हमने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की, तो हमने जीडीपी में अपना योगदान दिया, देश की क्यूमुलेटिव जीडीपी बढ़ाई। तो इस तरह से जो आपकी सेविंग है वो मल्टीप्लाई इफेक्ट दे रही है इकोनॉमी में। अगर यही आप 70 रुपए घर पे रख लेते तो इकोनॉमी में 70 रुपए का सर्कुलेशन कम हो जाता।
₹70 इकोनॉमी कम हो जाता है, तो ये जो मैंने आपको बताया है कि बैंक कम लोन दे पाता तो वो फैक्ट्री क्या हो सकता है लग ही नहीं पाती। वहाँ फैक्ट्री नहीं लगती तो वहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिलता। वहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो उनको वेजेस नहीं मिलते। वो गरीबी में रहते। ठीक है। वो सरकार के ऊपर बर्डन होते। और जो वहाँ पे मशीनें लगी है, तो जहां से वो मशीनें आ रही है उनकी डिमांड कम हो जाती। तो एक तरह से आपको ₹70 बहुत योगदान किया उसका पूरी इकोनॉमी के अंदर। तो वो सेविंग्स होती है। सेकंड इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट को जो मैंने आपको बताया है कि इन्वेस्टमेंट हम एज ए पर्सन भी इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर के फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो फैक्ट्रीज है, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट करती है। वो इन्वेस्टमेंट करती है कैपिटल गुड्स के अंदर। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कैपेक्स के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करती है। वो उनके लिए एसेट्स का काम करती है। जो मशीन उन्होंने खरीदी वो उनके लिए एसेट्स का काम करती है, कि मशीन से जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे उनको मार्केट में सेल आउट करके वही कंपनी प्रॉफिट बनाएगी। तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो उसको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा। तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं है, वो हमारे लिए एसेट का काम करती है। तो वो हो सकता है हमारे पास कैपिटल एसेट्स के फॉर्म में हो, जो हमने एक्सपेंडिचर किया हो कैपिटल एसेट्स के फॉर्म में कर किया हो। ठीक है। प्रॉफिट के लिए किया हो। जो इनकम है वो उसको प्रॉफिट के लिए किया है। तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। थर्ड इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन इन दोनों का आउटकम है, सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का आउटकम होता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्म कैसे हो रही है? फॉर एग्जाम्पल जो हम ₹70 का लेते हैं, जो आपकी इनकम ₹100 थी, इनिशियल आपकी इनकम को हम देखते हैं ₹100 थी। उसमें आपने ₹30 अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिए। देन बचे हुए ₹70 को आपने बैंक में दे दिए। ठीक है। बैंक से आप वो ₹70 वापस एज ए फॉर्म ऑफ लोन वापस इकोनॉमी में आ गए। किसी भी प्लांट के पास चले गए, ये ₹70 लोन की फॉर्म में हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को दे दिए। ठीक है। यहाँ पे उसने मशीन ली, मशीन बना के इसने यहाँ पे प्रोडक्शन किया, यहाँ लेबर लेके आया, लेबर को वेजेस दिए, उनको सैलरी दी। वो सैलरी जो आई वापस वो बैंक में गई। तो वो जो वेजेस आए लेबर के आते वो कुछ सर्टेन पोर्शन दियर सैलरी दे विल डिपॉजिट इन बैंक। तो वापस वो बैंक में आए, तो ये ₹70 से उन्होंने कितना हुआ, ₹70 से वापस ₹70 क्रिएट कर दिए। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अगर ये ₹70 घर पे रहते तो कोई भी लोन नहीं दे पाते। लोन नहीं दे पाते तो वो फैक्ट्री नहीं लगती, फैक्ट्री नहीं लगती तो वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता तो वेजेस नहीं मिलते लेबर को वेजेस नहीं मिलते तो वो अपना जो थोड़ा बहुत सेविंग हुआ वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करा पाते। तो ये एक साइकिल हो जाता है पूरा। जो आपने सेविंग की है, उसी सेविंग से वापस नई वेल्थ क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में, उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। ये दो तरह के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ द फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, कि अगर हम स्टॉक की फॉर्म में कर सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे हमने गुड्स खरीदे तो अगर हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में अगर उसको हम फैक्ट्री में रखते हैं तो एज ए स्टॉक है वो, जिसको हम आगे यूज करके गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे। एज ए स्टॉक के फॉर्म में हम कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकंड, कैपिटल जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल के अंदर हम जो लेबर है उसके अंदर इन्वेस्ट करके हम वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसका स्किल डेवलपमेंट करके, उनको हायर वेजेस देके, उनकी सेविंग्स को यूज करके हम कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो यूज हो रहा है टोटल, वो कैपिटल फॉर्म हो रहा है पूरी इकोनॉमी में एक सेविंग से, उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एंजल्स लॉ। एंजल्स लॉ क्या होता है, जैसा हमने अभी पढ़ा है, जो हमने अभी डिस्कस किया है, कि अगर हम देखते हैं कि हमारी इनकम बढ़ रही है, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उसकी डिमांड भी बढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ गुड्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल डिमांड लगभग प्रोपोर्शनल बढ़ती है। अगर हमारे 5% बढ़ी है इनकम, तो हम लगभग 5% के आसपास हम डिमांड भी बढ़ा देते हैं अपनी। अगर हमारी 10% बढ़ती है तो हम 10% के आगे आसपास डिमांड भी बढ़ा देंगे कमोडिटी की। तो इससे से प्रोपोर्शनल में चल रही है। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगी, जो डिमांड है उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगी। अगर हम 5% इनकम बढ़ी तो 5% डिमांड बढ़ी, 10% इनकम बढ़ी है 10% बढ़ी, फिर 20% इनकम बढ़ी है तो हो सकता है हमारी डिमांड 12% ही बढ़ी हो आगे। अगर हमें 30% इनकम बढ़ गई है, हो सकता है हमारी डिमांड यहाँ पे 13% ही बढ़ी है। यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट के बाद डिमांड ज्यादा बढ़ती नहीं है। तो उस वाले केस को हम एंजल्स लॉ बोलते हैं। ये हो सकता है हमारे असेंशियल कमोडिटी होती है, जैसे हमारे रोटी कपड़ा मकान, हमारे लिए जो फूड आइटम्स है, ठीक है, मिल्क हुआ,
व्हीट हुआ, राइस हुआ, ठीक है, दाल हुई, ये सब आइटम्स है वो हम एक लिमिट से ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर हमारी सैलरी डबल होगी तो ऐसा नहीं हम डबल खाना स्टार्ट कर देंगे। हम हो सकता है कि थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में खाना ज्यादा खाना स्टार्ट कर दे, या इससे बेटर ऑप्शन भी लेना स्टार्ट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता हम डबल ही कंज्यूम करेंगे। ह्यूमन कैपेसिटी एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हम मतलब खा नहीं सकते। जो हमारी कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है। तो अगर हमारी इनकम दो गुना हो गई तो ऐसा नहीं कि हम फूड आइटम डबल लेने लग जाएंगे, डबल कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे वो होता है एंजल्स लॉ कि प्रोपोर्शनल वे में वो इंक्रीज नहीं होता है इनकम को। अगर इनकम जिस हिसाब से बढ़ रही है उसके प्रोपोर्शन में हमारी डिमांड बढ़ नहीं रही है, तो वो एंजल्स लॉ कहलाता है। और वो होता है जो हमारे बेसिक नेसेसरी आइटम्स होते हैं, एसेंशियल आइटम्स होते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल होता है। सो इस लेक्चर में हमने काफी कुछ डिस्कस किया जो बेसिक है, जो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स है वो हमने डिस्कस किए। ये सब जो हमारे फंडामेंटल आएगा, अभी तक हम नॉर्मली हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा लास्ट लेक्चर में, हमने वेरियस पैरामीटर पढ़े, किस किस तरह से हमारी इकोनॉमी गवर्न करती है, क्या इंडिकेटर्स होते हैं। अब इन सबको ही हम टूल्स को यूज करके हम ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स लाइक हमारा जीडीपी क्या होता है, ठीक है, जीडीपी कैसे वर्क करता है, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, कि इन्फ्लेशन जीडीपी किस तरह से रिलेट हो सकता है, ठीक है। देन हम बैंकिंग सेक्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे आरबीआई कैसे गवर्न करता है, आरबीआई का मोटिव क्या था, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, साथ में ग्रोथ भी देना। गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसीज पढ़ेंगे, जिसमें गवर्नमेंट अपना बजट लेके आती है, उसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज कैसे फ्रेम करती है और हायर जीडीपी ग्रोथ। क्योंकि मोटिव गवर्नमेंट का एक ही रहता है कि जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होगी। जीडीपी देखो होता क्या है, जीडीपी जैसे एक पर्सन को, एक आदमी को सैलरी मिल रही है, जो सैलरी मिल रही है किसी बंदे को, वही एक नेशन के लिए, अगर हम यहाँ पे अपने इंडिया को लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे इंडिया को देखते हैं, एज ए नेशन हम पूरा देखते हैं इसको। तो अगर पर्सन से हम कंपेयर करते हैं, पर्सन को सैलरी मिलती है, वैसे ही पूरे नेशन को हम देखते हैं तो हम जीडीपी देखते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्या इनकम की है पूरी कंट्री ने पूरे साल भर में, ठीक है। तो इससे ही हमारा पर कैपिटा इनकम आती है। पर कैपिटा इनकम हम देखते हैं कि ऑन एन एवरेज हर आदमी को कितनी सैलरी मिल रही है, कितनी इनकम जनरेट कर रहा है किसी कंट्री में। तो हम देखते हैं जीडीपी, टोटल कितनी पॉपुलेशन है, टोटल कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलती है। तो ये एक तरह से नेशनल इनकम का काम करती है। तो जीडीपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ पैरामीटर। इसी से ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, कंट्री का डेवलपमेंट होता है। तो ये हम आगे वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम देखेंगे। उससे पहले आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये आगे भी यूज में आएंगे। तो इसको इतना इंटरेस्टिंगली हम पढ़ेंगे ना, तो आपको पूरा रिलेट होगा किस तरह से मनी सप्लाई हो रही है कंट्री के अंदर, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, हाई लिक्विडिटी का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। लिक्विडिटी कंट्री में हाई होती है, ज्यादा ज्यादा मनी सप्लाई होती है, मतलब इजी लोन्स मिल पा रहे हैं, तो इसकी इसकी वजह से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, महंगाई क्यों बढ़ती है। जैसा मैंने बताया आपको, इजी लोन मिलेगा तो ज्यादा ज्यादा, मैं सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर बैंक इजी लोन देगा, अगर आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट कम कर देता तो बैंक को इजी लोन मिलता है आरबीआई से। अब वही जो पैसा बैंक को मिला है वो इजी लोन के फॉर्म में वो इंडस्ट्रिस्ट को दे देता है, फैक्ट्री ओनर्स को दे देता है कम इंटरेस्ट रेट पे, जिससे फैक्ट्री लगेगी। फैक्ट्री लगेगी तो वहां पे ज्यादा ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको ज्यादा वेज मिलेंगे। अब ज्यादा लोगों को रोजगार और वेजेस मिलने लगे तो वो ज्यादा ज्यादा गुड्स को मांगना स्टार्ट कर देंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो सबके पास पैसा आने लग गया। तो ज्यादा ज्यादा डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई हमारी लिमिटेड आ रही है, कंस्ट्रेंट है, रिसोर्स तो लिमिटेड होते हैं। तो डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिक उसकी महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये सब मैं लिंक करके आपको आगे के लेक्चर में समझाऊंगा। So thank you for this lecture.